सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया बारी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरे तुर्की होगा आज की ताज़ा खबर का अहम हिस्सा। इसके अलावा सानिया हवाला टाउन की तहकीकात के लिए बनाई जाने वाली नई JIT की तश्कील और उस पर पैट के रहनुमाओं का अहम इजलास। पंजाब में चेयरमैन PAC बनाने पर इत्तफाक किया गया है। काफ लीग और हमजा शहबाज के दरमियान और इस बात की यकीन दहानी करवाई जा रही है कि हमजा शहबाज ही चेयरमैन PAC मुंतखब होंगे। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का अज़्म दोहराया और उनकी बरहमी ने इस बात को साबित किया कि कोई भी इदारा एहतसाब के अमल से बच नहीं सकता। चेयरमैन ऐप पे आज उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया है। इसके अलावा अवामी मसाइल को उजागर करते हुए हम बात करेंगे उन वालिदैन की जो कि स्कूलों की फीसेस नहीं दे सकते। इसके बावजूद जो प्राइवेट स्कूल मालिकान हैं उन्होंने जून और जुलाई की जो फीसेस हैं उन्हें कबल अज़ वक्त मांगने का ऐलान किया है। तो प्रोग्राम में मेरे साथ उस्मा कारदार रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और सूबाई असम्बली के रुकन हैं, हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगी। साथ ही साथ सीनियर तजज़ियाकार जनाब हारिस नवाज साहब कराची स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस टॉपिक पर बात होगी। इसके अलावा मीर मोहम्मद अली साहब जो है माहिर मुआशियात, उनसे भी हम तफसीली तौर पर गुफ्तगू करेंगे। तो आज जो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा तुर्की। पाकिस्तान में CPEC से ज़बरदस्त तिजारती सरगर्मियाँ शुरू होंगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब तुर्की के वफ़द से मुलाकात की है तो उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाई है और अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जो तुर्की के सदर हैं उनके दरमियान अहम मुलाकात हुई है और बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उन्हें मुआशी पॉलिसियों से आगाह किया है। साथ ही साथ इस दौरे के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि चीन की मदद से पाकिस्तान में इक़्तिसादी जोन कायम होगा और पाकिस्तान में आइंदा 5 बरसों में 50 लाख घर तामीर किए जाएंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सूबाई रुकन है उस्मा साहिबा, उनका मौक़िफ़ ले लेते। उस्मा साहिबा, पाकिस्तान में इक़्तिसादी जोन का क़याम अमल में लाया जा रहा है, ये कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन अवाम ये जानना चाहती है, हम ये जानना चाहते हैं कि जिस अज़्म का और जिस पॉलिसी का इजहार कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो इक़्तिसादी जोन कहीं बनता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा, मीडिया में कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर बनता दिखाई देता, किसी न किसी जगह पर उसकी तामीर हो रही होती तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात ज़रूर शामिल होती। बहुत शुक्रिया ज़रियाब, आपने मुझे इनवाइट किया आप अपने प्रोग्राम में। देखें, जो ये फाइनेंशियल रिवाइवल है, इकोनॉमिक रिवाइवल है पाकिस्तान का, ये नंबर 1 प्रायोरिटी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। जिस इकोनॉमिक जोन की आप बात कर रही हैं ये CPEC से मुंसलिक है। अच्छा। और CPEC एक ऐसा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है चाइना का जिसमें $52 बिलियन जो हैं वो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में। और ये BRI जो है सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है, ये चाइना की बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। 62 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, मैरीटाइम इसमें जो आपके सी रूट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और ये एक पूरी दुनिया में जो पावर डायनामिक्स हैं वो इस वक्त चेंज हो रही हैं, यानी कि अमेरिका को भी इस वक्त नज़र आ रहा है कि एक और सुपर पावर इमर्ज हो रही है। तो अगर पाकिस्तान के साथ ये मुआहिदा हुआ है और अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये MOUs 15 इस दफ़ा साइन हुए जो चाइना का विजिट था, तो ये हकीकत है और ये इसकी वेस्टर्न और ईस्टर्न रूट की वजह से थोड़ी सी इसमें ताख़ीर हुई थी। लेकिन अभी भी आप देखें तो ये एक पाइपलाइन में ये मंसूबे चल रहे हैं। हमारे बहुत सारे चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपको वो पूरे मुल्क में इस वक्त नज़र आएंगे और हमारी अपनी जो एक जॉब क्रिएशन है वो उसको भी एक किस्म से MOUs में एक साइन जो किया है वो एक मैंडेटरी बनाया गया है। तो अभी इस वक्त जो टर्की का जो विजिट है उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि जो बाहर की फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल किया जाए
कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है इस वक्त एक बहुत फेवरेबल कंडीशन है। जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट इस वक्त पोजीशन उसकी है। चले, एक बात तो आपने साबित कर दी कि वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा तुर्की है वो किसी इमदाद किसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से नहीं है। वो इस विजन के साथ गए हैं कि वहां पर जो मौजूद सरमायाकार हैं उनका कॉन्फिडेंस इस हवाले से बहाल किया जा सके कि वो पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी कर सके। मीर साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? मैं आ रही हूं आपकी तरफ। कॉन्फ्रेंस है जिसके लिए गए हुए हैं। ठीक है मीर साहब, ये आपने उस्मा साहिबा का मौक़िफ़ सुना उनकी जमात की जानिब से। आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा तुर्की है वो इस हवाले से बिल्कुल दुरुस्त है कि वहां पर जाकर वो वहां के सरमायादारों का कॉन्फिडेंस बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं? गो के किसी इमदाद के लिए नहीं गए, गो के किसी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं अभी गए हैं, गो के वो अभी जब गए हैं तो वहां से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, किसी एमओयू पर साइन नहीं हो रहा। देखिए, हर जगह जाकर हम पैसे मांगने तो नहीं जाते हैं ना। सही। और ना ही जाना चाहिए। उससे ज़्यादा जो चीज़ है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर अगर टर्की गए हैं तो ये बहुत ही अच्छा कदम है मेरी नज़र में। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ बताएंगे और पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को प्रमोट करेंगे। टर्की का पाकिस्तान के साथ हिस्टोरिकली भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। इस रीजन में चाइना, पाकिस्तान, रशिया एंड टर्की, अगर हम एक CPRT अलायंस कर लें तो ऑफिशियली और अनऑफिशियली तो हमारी है ही, अगर ऑफिशियली हम एक अलायंस कर लें तो आई थिंक टर्की के साथ साथ पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है। टर्की एक वाहिद मुल्क था जिसने अपनी फिस्कल डिसिप्लिन की वजह से IMF का लोन उतारा। उनकी इकोनॉमी बहुत ग्रो हुई है। रिसेंटली वो आइसिस और सीरिया की वजह से थोड़ी इकोनॉमिक ब्रेकडाउन आ गया, मगर टर्की हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है और बहुत सी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि पाकिस्तान में चाइनीज़ भी लाए हैं, अब टर्की भी ला सकता है। मेरी नज़र में तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और आई थिंक इमरान खान शुड गो टू मेनी मोर अदर कंट्रीज। ठीक है, इसी तरीके से आपका ट्रेड जो है ना प्रमोट होता है। ठीक है। हारिस नवाज साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पर तो उन्होंने कहा कि हम सयाहत को भी फ़रोग़ देना चाह रहे हैं। अगर हम टर्की के बारे में बात करें तो टर्की को अमूमी तौर पर सयाहती एतबार से बड़ी पज़ीराई मिलती है और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उसको एक सयाहती मुल्क के हवाले से तसव्वुर भी करते हैं। तो पाकिस्तान में भी चूँकि सयाहत का फ़रोग़ देखा जा रहा है, टर्की के जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, जो वहाँ की टूरिज़म है, उससे किस हद तक हम लोग इस्तिफ़ादा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में आकर वो इस टूरिज्म को प्रमोट करें और हम सयाहती मकामात के ज़रिए एक इन्वेस्टमेंट का ज़रिया जो है वो सामने ला सकते हैं? देखें, बेसिकली बात यह है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो टर्की में गए हैं वो बिज़नेस ओरिएंटेड टूर है। वहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं। 2 पॉइंट्स हैं। एक, इकोनॉमिक जोन में दे वांट कि टर्की की इन्वेस्टमेंट हो, उनके इन्वेस्टर्स आएँ। पाकिस्तान ये बता रहा है कि यहाँ सिक्योर बिजनेस इन्वायरमेंट्स हैं, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट्स हैं और उनको इनकरेज किया जाएगा, क्योंकि ये काशगर से लेके गवादर तक में जोन बननी है, इंडस्ट्रियल जोन बननी है। जैसे सऊदी अरब भी इन्वेस्टमेंट करे तो टर्की इज़ अ वेरी बिग बिजनेसमैन, उनकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। एंड देन इकोनॉमिकली नाउ दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, पर्टिकुलरली विद द प्रेजेंस ऑफ तैयब अर्दगान साहब की वजह से। तो एक तो वो चाहते हैं कि ये बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पर आए और आके इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्टमेंट करें और ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। सेकेंड ये कि टर्की में बहुत ज़्यादा जो है वो विजिटर्स आते हैं, बहुत सेहत होती है, जिसके लिए दे वांट टू गेट बेनिफिट। ये चाह रहे हैं कि उनके लोग आके पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में भी इन्वेस्टमेंट करें, बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स बनाएं और इतनी खूबसूरत जगह है जिसको आई हैव सर्च पर्सनली माई चल, तो वो जगहों पे जाके इन्वेस्टमेंट की जाए और अट्रैक्ट की जाए। और जो जितने लोग ज़्यादा आएंगे दे विल द बेस्ट एम्बेसडर विल गो बैक एंड दे विल टेल द अदर्स कि जी पाकिस्तान में आएँ, पाकिस्तान में कश्मीर में जाएँ, ये गिलगित बल्दिस्तान में जाएँ, हुंजा में जाएँ, जाके देखें कि दुनिया की कितनी खूबसूरत एरिया जो ये अनएक्सप्लोर्ड वर्जन लैंड समझी जाती हैं। तो इस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर कि आज जब वापस आएंगे ही विल वेरी सक्सेसफुल और इट विल बी फॉलोड बाय टर्किश बिजनेस कम्युनिटी का विजिट्स यहाँ पर आएंगे और उनको अच्छी तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। अच्छा मीर मोहम्मद अली साहब, आप पाकिस्तान की मौशी पॉलिसी को भी देख रहे हैं और मौशी तरक्की का जो हमारा रुझान है उसको स्टेबलाइज करने के लिए अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए? ऐसे कौन सी फर्म्स होनी चाहिए, ऐसे कौन सा जोन होना चाहिए कि हम वहाँ पर अपनी तवज्जो दें ताकि मौशी जो ग्राफ है हमारा वो इकोनॉमिकल ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे?
देखिए, सब में पहले तो अगर आप एफडीआई को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे सब में ज़्यादा अपनी कंसंट्रेशन करनी चाहिए, क्योंकि देखें एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को उसके पास सिर्फ पाकिस्तान चॉइस नहीं है, उसके पास 193 अदर कंट्रीज़ हैं। हमारे पास अगर वो आ रहे हैं तो जाहिर है प्रॉफिट बनाने के लिए आ रहे हैं, दे सी एन अपॉर्चुनिटी। मगर होता ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में सब में ज़्यादा जो हिंड्रेंस होती है एफडीआई को लाने में, या तो वो एड हॉक पॉलिसी होती है या बैरियर टू एंट्री होती है कि आप आ रहे हैं, पैसे लगाना चाह रहे हैं, मगर करप्शन की वजह से या इनएफिशिएंसीज की वजह से। तो इस गवर्नमेंट में तो हम सब ने वोट दिया है, मैंने खुद वोट दिया है। मैं तो चाहता हूं कि इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो। तो मगर उसके लिए ये सिर्फ दुआएं नहीं काम करती हैं, वी हैव टू हैव अ सॉलिड प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने क्या किया है, हमने कितनी रेड टेप्स को कम किया है, हमने कितनी कंपनीज को टैक्स हॉलीडेज दी हैं। देखिए ना, हम तो छोटी छोटी बातों के ऊपर चीख पुकार शुरू कर देते हैं। सीपैक आया था तो हमने सब ये कहना शुरू कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी पैसे लेकर नहीं आई थी, पैसे लेकर गई थी। तो वी हैव टू बिकम वेरी रियलिस्टिक। हमें जो इन्वेस्टर है उसको पहले हमें इंसेंटिव्स देना पड़ेगा। आप 15 साल, 20 साल, 25 साल के टैक्स इंसेंटिव्स दें। बलूचिस्तान एक रीजन है जिसको हम बेइंतहा डेवलप कर सकते हैं। एटलीस्ट 10 to 20% ऑफ आवर जीडीपी ओवर द नेक्स्ट 10 years का एडिशन आ सकता है वहाँ पे। वी आर मिनरल रिच कंट्री ऑल्सो। गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं। वी हैव टू लुक एट एवरीथिंग। देखिए ना, बिल्कुल, हम बार बार ये कहते हैं कि एवरीथिंग। अभी मीर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो एक इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस बहाल करना यकीनी तौर पे एक बड़ा टास्क है मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हमारे जो अवाम है वो अभी तक हमारे मुंतखब करदा जो साबिका हुकूमत के नुमाइंदगान थे उन पर अपना कॉन्फिडेंस बहाल नहीं कर पाए। जो उन्होंने करप्शन की दास्तान रकम की, उस पर अब अवाम का इस हुकूमत पर भी एतमाद करना किसी हद तक मुश्किल है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या प्लान है, क्या डेवलपमेंट होगी? देखिए, अब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खुद जाती तौर पे गया एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में और अंडरटेकिंग दी कि वन विंडो ऑपरेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में उन्होंने इनिशिएट किया है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। और फिर उन्होंने कहा कि जो 50 लाख घर का जो मंसूबा है, कॉन्क्रीट प्लान है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उन्होंने ऑफर की और उन्होंने कहा कि हम आपको सिक्योरिटी और गारंटी देंगे कि आपको प्रॉफिट होगा। प्राइम मिनिस्टर ने तो अपनी हिस्ट्री भी बताई कि जी 1960s में मलेशिया और साउथ कोरिया हमारे एग्जाम्पल को फॉलो कर रहे थे। फिर उसके बाद एक वो नेशनलाइज कर दी गई सारी इंडस्ट्री। तो इसलिए वो जो वेल्थ क्रिएशन का एक कॉन्सेप्ट था वो हमारे मुल्क में उसको एक गुनाह समझना शुरू कर दिया और उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हो गए और बाद में पॉलिटिशियंस भी एक सोशलिस्ट मूव लेके आगे बढ़ना शुरू हो गए। तो जाहिर है कि इन्वेस्टर तो तभी आएगा ना अगर वो प्रॉफिट उसको कुछ मिलेगा। लेकिन अब वो इमरान खान वजीर आजम साहब ने उनको ये अश्योरिटी दी है कि वेल्थ क्रिएशन में हमारी पूरी कंसंट्रेशन है, आप आएँ और इंशाल्लाह आपको भी वहाँ प्रॉफिट मिलेगा, वेल्थ क्रिएट होगी, उससे जॉब्स क्रिएट होंगी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और हम आपको पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे। अब इससे ज़्यादा आप मुझे बताएं एक बाहर के मुल्क में और आप क्या जाके कर सकते हैं कि आप किसी और को नहीं भेज रहे, आप खुद जा रहे हैं। और आपने देखा कि यूएई से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी अरेबिया हमारे लिए ऑयल सिटी लगाने में इंटरेस्ट है, बलूचिस्तान में एक्सप्लोरेशन में उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, चाइना जो तो वैसे ही आप सीपैक है और 11 बिलियन इस वक्त इन ममालिक से पाकिस्तान में आ रहा है। इस रियासत का शहरी होने के नाते हम भी दुआ गो है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान 2019 का ये पहला गैर मुल्की दौरा है और इन्वेस्टमेंट के हवाले से है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल करने के हवाले से है। वी जस्ट होप कि ये पाकिस्तान के लिए जो पॉजिटिव है वो रोल प्ले करे। अब अगली स्टोरी की जाने बढ़ते हैं नाज़रीन, बात करेंगे सानेहा मौलद टाउन की तहकीकात के हवाले से, जिसके लिए अब नई JIT जो है वो तश्कील दे दी गई है। और इस नई JIT की तश्कील के हवाले से आज पैट के रहनुमाओं की जानिब से एक इजलास भी मुनक़िद किया गया है, जिसमें इस JIT के हवाले से, इस केस के हवाले से नए TORs भी मुतारिफ करवाए जाएंगे। हमारे नुमाइंदे इमदाद सोमरो हमारे साथ हैं, उनसे जरा डिटेल्स ले लेते हैं। जी इमदाद, अभी तक की क्या मालूमात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान अवामी तहरीक में साबिक IG एबी ख्वाजा की सरबराही में
जो तश्कील दी गई है JIT सानिया मॉडल टाउन की, उसका खैर मकदम किया था। और अभी कुछ देर पहले उनकी कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सदारत ताहिरुल कादिर साहब ने की। उसमें खुर्रम नवाज गंडापुर और दीगर कायदीन भी शरीक है। और इस इजलास में जो है ये फैसला किया गया है कि JIT के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन किया जाएगा। साथ साथ ये भी मुतालबा किया गया है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने जो सानिया मॉडल टाउन में मुलव्वस जिन अफसरान को बैरून ममालिक जो है जाने की इजाज़त दी या तैनात कर दिया था मुख्तलिफ सफारत खानों में या सफारती मिशन में, उनको वापस बुलाया जाए, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो इंसाफ है वो अब उनके लिए उन्होंने जदोजहद की है तारुल कादरी के बकौल, वो भारी पत्थर था। और अब उनको उम्मीद पैदा हुई है शहबाज शरीफ की हुकूमत के जाने के बाद कि अब उनको इंसाफ मिलेगा। और बिस्मा की जो अपील थी, जो एक मकतूल की बेटी बिस्मा थी, उनकी जो अपील थी उस अपील पर जी बिल्कुल इमदाद तहफ़्फ़ुज़ात तो थे पैट के रहनुमाओं को शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट से, और यही मुतालबा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उनकी अराकीन जो हैं वो मुदाखलत ना करें। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट्स देने के लिए। हारिस नवाज साहब, जो JIT तश्कील दी गई है उसमें ISI के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अतीकुज़्ज़मान साहब हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान मिर्ज़ा साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो मोहम्मद अहमद कमाल और DIG पुलिस हेडक्वार्टर गिलगित बल्तिस्तान शामिल हैं। जितने भी अशखास पर मुश्तमिल ये JIT है वो पंजाब गवर्नमेंट से अब पाक है। तो यकीनी तौर पर सबसे पहले तो ये कि पैट के रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ और जितनी न्यूट्रल ये JIT है, आप समझते हैं कि कितना वक्त दरकार होगा, कितनी जल्दी अब इस मामले को ख़त्म हो जाना चाहिए? क्योंकि सानिया मॉडल टाउन कोई अब का वाक़या नहीं है, 4 साल होने को आ गए हैं। देखें, एक तो ये JIT बहुत अच्छी बनी है। AD ख्वाजा यहाँ के IG थे सिंध के, हम जानते हैं कि बहुत ही ऑनेस्ट और बड़े प्रोफेशनल ऑफिसर हैं। उनके साथ फिर बाकी ऑफिसर जो हैं फ़ौज से, MI से, IS से, IB से, फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान से DIG ले गए हैं पुलिस के, ताकि पंजाब से किसी को भी नहीं लिया गया। जो एतराज़ था ताहिरुल कादरी साहब को वो भी दूर कर दिया। फिर ख़ास तौर पर पुरानी JIT में बड़े एतराज़ात थे कि उस पर इन्फ्लुएंस हुआ है और अपनी मर्दी की JIT बनी है, वो भी ख़त्म हो गई। तो इस लिहाज से तो मुझे यकीन है कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे, ऑनेस्ट करेंगे और ट्रांसपेरेंट करेंगे। उसके बाद टाइम अभी टी और जो ही फाइनलाइज हो जाते हैं तो उनको एक मैंडेट दिया जाएगा, टाइम बताया जाएगा कि आपने 6 हफ्तों में या 8 हफ्ते में, मेरे ख्याल में 8 से 10 हफ्तों की इंक्वायरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। पहले ही काफ़ी ग्राउंड वर्क हुआ है इसका, और अगर ये सारा कंप्लीट हो जाता है 10 हफ्ते में तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव JIT रिपोर्ट होगी, जिसके ऊपर बेस करके फिर ऑफ कोर्स पंजाब के जो हाई कोर्ट है वो इस पर डिसीजन करेंगे कि इसके ऊपर आगे क्या एक्शन करना है, क्या ये केसेस को नैब में भेजना है, ये दूसरे ट्रायल कोर्ट में भेजना है, ये डिसीजन उनके ऊपर करेगा। लेकिन कम अज़ कम उन फैमिलीज़ को जिनके साथ बहुत ही जुल्म हुआ, बहुत ज़्यादती हुई, उनको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिल गया है कि अब उनको इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। उस्मा, आपका भी मैं मौक़िफ़ लेना चाहूँगी, क्योंकि माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैट के साथ भरपूर इजहार यकजहती किया। अब जो JIT तश्कील दी गई है, क्या पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर ताउन दरकार करेगी? ज़रियाब, देखें, ये सानिया जो था सिर्फ पैट के साथ नहीं हुआ, ये पूरे पाकिस्तान के साथ हुआ। ये शहादतें तो जो थी, ये एक खून था और ये एक जुल्म था जिसके लिए 4 साल से इंसाफ के लिए चीखो पुकार हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं था। इन्होंने जो शहबाज शरीफ ने जो जिस तरीके से पुलिस के को दबाया और जिस तरीके से अपनी मनमानी FIRs कटवाई, मनमानी इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स बनवाई, तो जो ताहिरुल कादरी थे वो तो बिल्कुल इसको उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था, ना वो शोहदा के फैमिलीज़ ने, बल्कि उनके खिलाफ FIR इन्होंने कटवाई, ना उनकी एविडेंस रिकॉर्ड, ना कोई उनकी बात सुनी। और अब सबसे बड़ी जो खुश आइंद बात है कि उनकी तसल्ली है, जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो विक्टिम्स हैं, वो उन्होंने कहा है कि अब हमें इंसाफ मिलने की तवक्को है। इसका मतलब है कि इंशाअल्लाह ताला जो AD ख्वाजा और उनकी निहायत क्लीन रेप्यूटेशन है, 2 दफ़ा उनको बहाल किया सुप्रीम कोर्ट ने जब सिंध हुकूमत ने उनको निकाला, तो और सारे हमारी एजेंसीज MI ISI सारे वहाँ पे मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब हमें उम्मीद है कि ये जो जुल्म और ये जो खून की होली खेली गई थी, वो देखना यह है कि कौन कौन सी शख्सियात जो हैं वो इस उसमें आएंगी और किन के खिलाफ जो है वो एक्शन लेगा। क्योंकि उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब, उस वक्त के सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह, जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट, अगर इसकी रोशनी में देखा जाए तो बहुत सारे अहम
सवालात उठते हैं। बीर मोहम्मद साहब, मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी लेनी म्यूजिक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, चेयरमैन पीएससी की तैनाती के हवाले से काफ लीग और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तफाक राय हो गया है और अब कहा जा रहा है कि सूबाई सतह पर चेयरमैन पीएससी जो होंगे वो हमजा शहबाज शरीफ होंगी। इस हवाले से पंजाब में सियासी माहौल कैसा है और दीगर जो अपोजिशन मेंबरान हैं वो क्या राय रख रहे हैं, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है और इत्तफाक राय किस तरह से मुमकिन हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे जाबिर वक्कास हमारे साथ मौजूद है। जाबिर, बताएगा अंदर की कहानी क्या है? जी बिल्कुल, ये पीएससी का चेयरमैन लगाया जाना था सूबाई हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है अपोजिशन लीडर जो हमजा शहबाज को, और इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पहले ही ग्रीन सिग्नल दे दिया था, लेकिन काफ लीग जो कि इत्तेहादी जमात है और एक अहम सीट पंजाब के स्पीकर की रखती है, उसको काफी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है और इस हवाले से अब डेडलॉक जो है वो दूर हो गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई ने पीटीआई की आला क़यादत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की यकीन दहानी पर रजामंदी जाहिर की थी। काफ लीग के सीनियर रहनुमा का ये कहना है कि नैब के नामजद मुल्ज़िम होने की बिना पर हमजा शहबाज को चेयरमैन पीएससी बनाने पर हमारी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए थे, जिसको कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ के चेयरमैन पीएससी बनने के बाद हमजा शहबाज की जो है वो राह हमवार हुई है और इसी हवाले से जो है वो डेडलॉक भी खत्म हुआ है और दोनों जो इत्तेहादी जमातें हैं पंजाब हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग दोनों के दरमियान मशावरत के बाद इस बात पर इत्तेफाक कर लिया गया है कि चेयरमैन पीएससी के तौर पर अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को नामजद कर दिया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जाबिर वक्कास हमें अपडेट देने के लिए। उस्मा, आपकी जानिब से तो पहले ही ग्रीन सिग्नल था आपकी जमात की जानिब से सूबाई हुकूमत के हवाले से, अब काफ लीग ने भी एतमाद का इजहार किया है और इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि ठीक है वहाँ पर हमजा शहबाज ही चेयरमैन पीएससी का ओहदा संभालेंगे, लेकिन जो नैबज़दा मुल्ज़िम हैं वो एहतसाब के अमल को किस तरह से शफाफियत के साथ लेकर चलेंगे, किस तरह से यकीनी बनाएंगे। बहुत सारे सवालात अब भी वहीं के वहीं हैं। जब चेयरमैन शहबाज शरीफ तैनात हुए वफाकी सतह पर, अब उन्हीं के बेटे नैबज़दा हमजा शहबाज शरीफ, मामला जूं का तूं है। ज़रियाब, बहुत ये कॉन्ट्रडिक्टरी कहानी है, लेकिन हमने इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ किया क्योंकि देखें हमें आवाम ने भेजा है ईवानों में ताकि हम उनके मसाइल हल करें, कानून साजी करें और बिज़नेस हाउस की बिज़नेस चल सके आगे। अब आपने देखा इतना बड़ा इन्होंने डेडलॉक क्रिएट किया हुआ था, ना कोई कमेटीज़ स्टैंडिंग कमेटीज़ बन रही थी, ना कोई आगे कोई लेजिस्लेशन करनी पॉसिबल हो रही थी। तो फिर इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यही सोचा, उन्होंने बल्कि कहा भी वो 100 दिन की तकरीब में, उन्होंने कहा ठीक है आप हमने अपना जो फ़र्ज़ है आवाम के साथ, पहले हमने वो मैंडेट उसके एहतराम ने हमने आगे चलना है, गवर्नमेंट हैं हम अपना दिल बड़ा कर लेते हैं, ठीक है आपने लेना है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ले लें। हालांकि बहुत रिजर्वेशंस हैं, जाहिर है नैब में अगर केसेस चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर करप्शन के वाज़े सबूत हैं तभी तो चल रहे हैं ना, वरना क्यों चलेंगे। चलें आप ले लें, आप कमेटीज़ भी ले लें। उसी लाइंस पे जाहिर है अब पंजाब हुकूमत ने भी वो एक कॉम्प्रोमाइज़ किया और हमजा शहबाज को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इमरान खान ने कहा कि एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा। भले से आप ये जो मर्जी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स इधर भी आ गए उधर भी आ गए, हालांकि आप सोचें पंजाब असेंबली में तो 10 साल इनकी हुकूमत रही, बिल्कुल। इन्होंने रूल्स में प्रोटेक्शन ऑर्डर डाला ही नहीं। हाँ। अब ये तो एक सवाबदीद थी स्पीकर की कि उन्होंने इनको आने दिया, अगर वो ना कह देते तो ये कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि रूल्स में तो इन्होंने खुद नहीं वो उसको एडमिट किया था। तो अब ये है ठीक है ये आ जाएं, लेकिन वही बात है कि अब शेख रशीद सीखपा हैं, बड़े और लोगों को भी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि देखें अवाम का क्या कसूर है, अवाम का क्या कसूर है। आप कम से कम पार्लियामेंट हमारा सुप्रीम बॉडी है और हमने इसको चलाना है, हमने हर हालत में कौम की जो हालत है वो बदलनी है, तभी हो सकती है अगर बिजनेस ऑफ द हाउस आगे चले।
ठीक है हारिस नवाज साहब, हुकूमती सतह पर हुकूमत ने वफाकी सतह पर शहबाज शरीफ को एक्सेप्ट किया, फराख दिली का मुजाहरा दिखाया। सूबाई सतह पर हमजा शहबाज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, हुकूमत चाहती है कि मामलात चलते रहें। लेकिन जो हुकूमत जो वफाक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, क्या आने वाले दिनों में वफाक को नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, एक तो बहुत ही अनफेयर बात है कि आई स्टिल फील कि वो पार्लियामेंटेरियन जिनमें करप्शन चार्जेस हैं, नॉट ओनली चार्जेस हैं, दे आर अरेस्टेड, और वो उनको किस तरीके से पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन लगा सकते हैं, कैसे वो करप्शन की बात करेंगे, नैब के लोग आएंगे उनसे कैसे बात करेंगे, अपने केसेस आएंगे उनके, वो कैसे उसको करेंगे, ज़ाहिर है वो दे विल गो टू सब कमेटीज़ में चले जाएंगे। तो ये पीटीआई गवर्नमेंट को बहुत ही कड़वा घूम फिरना पड़ा है, और एक्चुअली तो ये नहीं करना चाहिए था। लाइकवाइज इज गॉन इन पंजाब, वही बात यहाँ पर आ गई है कि उनके खिलाफ भी केसेस हो रहे हैं। स्टिल आई विल से अगर हमदा शहबाज को तो चले, हमदा शहबाज को तो आप बना रहे हैं क्योंकि अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया, बट ये इनके ऊपर हम शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बट आई डू अंडरस्टैंड कि आपने हाउस का बिजनेस चलाना है, जिसमें सारी ऑपोजिशन मिल गए थे, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिल के फोर्स किया, जिसकी वजह बनाना पड़ गया। एटलीस्ट नाउ द हाउस बिजनेस शुड फंक्शन, चलना चाहिए, लेजिस्लेशन होनी चाहिए, अवाम के मसाइल हल होने चाहिए। अभी 5 साल में हमारी दोनों असम्बली में कोई ऐसी बात नहीं हो सकी जिससे हम देखें कि कोई लेजिस्लेशन हुई है या आपने कोई ऑर्डिनेंस तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ चाहते हैं, उसको आगे कैसे लेके चलना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें। अब सब कमेटियाँ भी बननी चाहिए, जितनी बनती हैं पार्लियामेंट्री कमेटी बनती हैं, और फिर इसको सिस्टम को लेके चलें। ये बहुत मुश्किल मरहला था। आई एम श्योर कि वाकई आपने दुरुस्त कहा, गले की हड्डी लेकिन बन गया है। अगर आने वाले दिनों में देखा जाए, उसमें भी आपने कहा कि एक्सेप्ट ना करते तो क्या करते, तो फिर हम ये समझें कि जो ओपोजिशन है उसका प्रेशर इतना स्ट्रांग है, उसमें इतनी फोर्स है कि वो हुकूमत के फैसलों को तस्लीम ना करे। अगर करप्शन के खिलाफ जो चार्जेस हैं, फिर किस तरह से होगा एहतसाब, कहाँ जाएगी आवाम? जरिए आप देखें, 2 चीज़ें हैं, एक है हुकूमत चलाना और दूसरे है एहतसाब। एहतसाब जो है वो हुकूमत ने नहीं करना, एहतसाब करना है इदारों ने। हुकूमत का सिर्फ इतना काम है कि हमने इदारों को इंडिपेंडेंट करना है, उनको एम्पावर करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, और वो हम हर हालत में करेंगे। क्योंकि देखें, जब करप्शन तभी आप करते हैं जब आप इदारों को अपनी बांदी, अपने घर की नौकर गुलाम बना दें और उनको आप टोटली तबाह कर दें, उनके ऊपर अपने मन। अच्छा, मैं आपकी बात काटना नहीं चाह रही, बस आपकी बात में अपना ये जुमला मैं ऐड करना चाह रही हूँ। अभी हाल ही की बात है, शहबाज शरीफ साहब को कौमी असम्बली का इजलास में शिरकत के लिए इजाजत दी गई थी एहतसाब अदालत की जानिब से। अगली पेशी पर वो नहीं आए। हमजा शहबाज की कल को गिरफ्तारी हो जाती है तो वो भी यही सूरत हाल इख्तियार रखेंगे। देखें, फिर ये अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे। अब इन्होंने इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी ज़बरदस्ती जो है इन्होंने छीन के एक किस्म से और हमें मजबूर करके इन्होंने लिए। वैसे एक मैं आपको बात बता दूं कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस होंगे वो ये नहीं सुनेंगे, वो एक ज़ैली कमेटी सुनेगी। तो ये वो एक लिमिट तक ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक कार्रवाई जो है उसको करेंगे, और अगर ये नहीं आएंगे तो ठीक है, फिर ये इनफेक्टिव हो जाएंगे। आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही का काम है, ऐसे करप्शन के मामलात की निशानदेही करना, ना कि उन पर अपने फैसले सुनाना। तो बिल्कुल दुरुस्त बात, हमने भी देखा कि जबरदस्ती तौर तरीके से ये इख्तियार छीन तो लिया गया है वफाक से और सूबाई सतह पर, लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या होगा, एहतसाब अदालतें वाकई नहीं छोड़ेंगी। जो करप्ट होगा, जो मुजरिम होगा, उसे वाकई में जेल में डाल दिया जाएगा। आगे भी हमने प्रोग्राम में शामिल करने कुछ अहम स्टोरीज को, नाज़रीन अभी लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
जो कहते थे कि अदालतें सियासत ज़्यादा हो गई हैं, सियासी मुदाखलत उनमें है, उनके फैसलों में सियासी मफादात छुपे हुए हैं, आज उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये मैसेज दे दिया है कि अदालत जो है वो सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ फैसले नहीं देती, सियासतदानों को कटहरे में लाकर खड़ा नहीं करती, बल्कि चेयरमैन नैब जो हैं आज चीफ जस्टिस ने उन्हें तलब किया और उनकी सरजनिश भी की। अब चीफ जस्टिस और उनके दरमियान क्या गुफ्तगू रही, किन अमूर पर बात हुई, इस बारे में बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे तैयब बलोच हमारे साथ हैं। तैयब, बताइएगा क्या गुफ्तगू रही, क्या मुकालमा हुआ? जी, आज जो है वो चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के हमरा चीफ जस्टिस से इन चैम्बर मुलाकात की, और मुलाकात के बाद जो है चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद के अस्पतालों में की कमी से मुतल्लिक जो है वो केस की इन चैम्बर ही समाअत की, और दौरान समाअत जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने चेयरमैन नैब की मौजूदगी में बताया कि नैब ने सीडीए को अस्पताल तमीर से नहीं रोका, सिर्फ एक इशू था जिस पर नैब ने सीडीए से तफसील मांगी थी। चेयरमैन सीडीए भी इस वक्त इस मौके पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि हमें नैब ने नोटिस जारी किए थे जिसकी वजह से मजीद कार्रवाई हमने रोक दी थी, और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि नैब मामले की अंदरूनी इंक्वायरी कर रहा था, तो इसी वजह से हमने नोटिस जारी किए, लेकिन हमने सीडीए को नहीं रोका कि वो अस्पताल को जमीन अलाट ना करे, ये सीडीए का अपनी मर्जी थी, लेकिन सीडीए ने जो है वो खुद जमीन अलाट नहीं की और सारा मलबा जो है वो नैब पर डाल दिया। और इस सवाल से दौरान समाज जो है वो चीफ जस्टिस ने मेंबर स्टेट खुशहाल खान खटक पर भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मेंबर स्टेट ने पहले भी अदालत को गुमराह किया, और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर आजम ने जो है वो तब्दीली का कहा था, और इस हवाले से वजीर आजम खुद ने मेंबर स्टेट सीडीए खुशहाल खान को भी तब्दील करने का कहा था, लेकिन ये सीडीए ने अभी तक इनको तब्दील नहीं किया, और इसी वजह से कि खुशहाल खान खटक ने अदालत को गुमराह किया, जिसकी वजह से हमें चेयरमैन नैब और नैब पर हमने बरहमी का इजहार किया। ताहम चेयरमैन नैब की जानिब से अदालत को मुतमिन किया गया, चीफ जस्टिस को मुतमिन किया गया, तो जिस पर अदालत ने जो है वो दोनों को मिल सीडीए और चेयरमैन नैब को मिल बैठकर फैसला करने का ठीक है, बहुत शुक्रिया। पता है अब आप हमें अपडेट कर रहे थे। उस्मा, यकीनी तौर पे बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है जिस तरह से चीफ जस्टिस ने चेयरमैन नैब को तलब किया, और उससे बड़ी बात यह कि चेयरमैन नैब आए भी, हाजिर से इस्तिस्ना उन्होंने नहीं लिया। ये एक मैसेज तो क्लियर होगा कि अदालतें अब सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ ही केसेस को नहीं खड़ा करती। चेयरमैन नैब जो है या नैब का जो इदारा है वो सियासतदानों के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं कर रहा होता, चेयरमैन नैब को भी तलब किया जा सकता है। जी देखें ज़रिया, बात सारी ये है कि हमारा एक आइन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें क्लियरली डिफाइंड है कि हर इदारा जो है वो अपना एक महवर है, उसके अंदर वो एक ऑपरेट कर सकता है, और ये उसकी अपनी जगह है। तो देखें सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा सबसे एक जिसे कहते हैं मुअज़्ज़ज़ हमारा इदारा है, और हम सब उसका बहुत एहतराम करते हैं। जहाँ तक मुझे जो मेरी नाकिस जो इन्फॉर्मेशन है, जो चेयरमैन नैब हैं वो डायरेक्टली आते हैं अंडर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वो अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको बुलाया है और अगर वो गए हैं तो ये एक अच्छी एक अच्छा जेस्चर है। बिल्कुल, अगर कोई टकराव अगर हो जाता तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली तो जो जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे शायद मैं गलती हो सकती हूँ, लेकिन मुझे तो यही बताया गया है। तो लेकिन अच्छी बात है कि आपस में मिल के मुफाहमत के साथ एक दूसरे को इज़्ज़त से और रिस्पेक्ट से एक दूसरे की बात सुने, और इदारे आपस में चलें मुल्की मफाद में, एक नेशनल इंटरेस्ट में, और जहाँ पे भी गलती का इम्कान होता है उसको मिनिमाइज़ करें, कम से कम करें, उसको कोशिश करें कि एक बेहतरीन सिस्टम के मुताबिक चलें ताकि मुल्क का फ़ायदा हो, पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा हो। ये आई थिंक एक बहुत अच्छी बात है, ऐसे होना चाहिए। आप इस तलबी को किस तरह से देख रहे हैं? एक तो तलब किया जाना, उस पर बगैर कोई शुकूक व शुबात, किसी तहफ़्फ़ुज़ात, किसी भी आर्गूमेंट के बगैर चेयरमैन नैब का तलब हो जाना, ये नई जो पॉजिटिविटी है, एक जो तब्दीली की ज़ामिन आपको दिखाई नहीं दे रही। देखिए, एक तो बात है, ज़ाहिर है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और चाहे वो नैब हो या बाकी पॉलिटिशियन, सब के लिए नैब और चेयरमैन जो हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके लिए सब बराबर हैं। बिल्कुल, लेकिन अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट द मोस्ट अपर जुडिशल बॉडी है, एंड दे कैन कॉल एनीवन, एंड एवरीबडी हैज़ टू कम एंड रिस्पॉन्ड व्हाटएवर दे आस्क फॉर।
सबसे बड़ी ये बात है। सेकंड, ऐसे मामले में जो कि बहुत अहम था, एक 200 बेडेड हॉस्पिटल है, उसको इतना देर कर दिया। इसमें आई स्टिल फील कि नैब को और सीडीए को आपस में कोऑर्डिनेशन रखनी चाहिए थी, आपस में हर वक्त रब्ता रखना चाहिए था। जो क्लैरिफिकेशन थी वो एमरजेंसी बेसिस पे करनी चाहिए थी, क्योंकि वरना ये इतना ज़्यादा पैसा जो आया हुआ था, आपको पहले ही प्रॉब्लम था यहाँ पर मेडिकल की, तो ये वापस जा रहा था। इस चीज़ की अर्जेंसी शो की गई है और ये बहुत अच्छा स्टेप है, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, किसी को भी इसको नेगेटिव साइड पर नहीं लेके जाना चाहिए। चलिए ठीक है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू भी नाज़रीन। अब एक अहम मामला ये कि निजी स्कूल जून जुलाई की फीस वसूल कर रहे हैं। अदालत की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स मालिकान जो हैं वो अदालती अहकामात को हवा में उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैयदा ज़ीनत हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है इस मामले पर, उनसे ले लेते हैं। सैयदा ज़ीनत बताइएगा। जी बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से जो है वो स्कूल्स का इशू जो बरकरार है। अभी भी ये इत्तलात है कि जून जुलाई की जो फीस है बाकायदा जो है वो स्कूल वालों ने उसके वाउचर्स भिजवा दिए। क्योंकि हमने देखा, मेरे पास खुद भी जो है वो इत्तलात मौसूल हुई, जिनमें बीकन हाउस, स्मार्ट स्कूल, ये वो स्कूल हैं जिन्होंने जून जुलाई की फीस अभी से मांगना शुरू कर दी है। साथ साथ जो फीस रिफंडिंग का कहा गया था उसमें भी अब तक की कोई पेशरफ्त नहीं हुई है जरिया। तो हम ये कहेंगे कि स्कूल मालिकान जो है उनकी ढिटाई जो है वो बरकरार है और वो बाकायदा अभी उसी तरीके से जिस तरह से पिछले पैटर्न पे काम कर रहे थे, उसी पैटर्न को अपने तमाम तर चीज़ों को लेकर वैसे ही चल रहे हैं। जी ठीक है, थैंक यू सैयदा ज़ीनत, आपने अपडेट किया। जी बिल्कुल हारिस साहब। देखिए, इसमें ज़रिया बात यह है कि ये एक बहुत अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया, उस डिसीजन की जो पेपर्स हैं दे शुड गो टू रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास, क्योंकि ये एजुकेशन अभी एक सूबाई मामला है। उसके बाद सूबाई गवर्नमेंट्स को ये नोटिफिकेशंस करने चाहिए, तमाम स्कूल को जाने चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स हैं कि 20% फीस रिडक्शन है नहीं की गई, जिससे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। नंबर 2, जो 2-2 महीने की फीस सैलरी ले रहे हैं, ये फीस ले रहे हैं बच्चों से, वो भी नहीं लेनी चाहिए, बल्कि 1-1 महीने के लिए किसी को बर्डन नहीं होगा। आपने टीचर्स को सैलरी देनी है, हर महीने उनको बुलाएं, आपके ऑफिस खुले रहते हैं। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, वरना अदरवाइज पेरेंट्स आर रियली वरीड और ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है उस्मा, आप भी स्कूल में पढ़ी हैं, मैं भी स्कूल में पढ़ी, हमने भी स्कूलों की फीसें जमा करवाई हैं और पेरेंट्स पर जो प्रेशर होता था वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। लेकिन और हारिस साहब ने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ पेश की है कि हमें भी पता है कि जब 3 माह छुट्टियाँ पड़ती हैं तो स्कूल खुले होते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, डेप्यूटी प्रिंसिपल जो होती हैं वो भी आती हैं। तो क्या एक ऐसा कानून नहीं आ सकता जो सूबाई सतह पर इम्प्लीमेंट हो कि स्कूलों की फीसें जो है वो 2-2, 3-3 महीने की ना रखी जाएं, बल्कि हर माह वालिदैन जाएं और जाकर वो जो फीस है वो सबमिट करवा दें? देखिए ज़रियाब, ये ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड वाली कहानी है यहाँ पे कि प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडीज़ नहीं, हमने गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएट कभी भी नहीं की। तो वो एक किस्म से मादर पिदर आज़ाद हैं, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद ही फॉर्मुलेट कर लेते हैं, अपनी एसोसिएशंस उन्होंने बनाई हुई हैं। उनको तो अपना इंटरेस्ट देखना है ना, उन्होंने कोई पेरेंट्स का तो इंटरेस्ट नहीं देखना। अब आ गया सुप्रीम कोर्ट बीच में, अब आ गई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बीच में, अब पड़ गई मुसीबत। प्रॉब्लम है कि अब जो जजमेंट है ये तो इसको नहीं फॉलो करेंगे, वो क्यों फॉलो करें? साल से तो वो ये 3-3 महीने की इकट्ठी फीसें ले रहे हैं, छुट्टियों की भी फीसें ले रहे हैं, जो दिल करता है उतनी फीसें ले रहे हैं। तो अब एकदम से आप उनको कहें ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। ये अगर आपने ये करवाना है तो उसकी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप लेकिन उसमें यहाँ पर एक पॉइंट ये भी रेज होता है कि ये सब कुछ उस कंडीशन में हो रहा है क्योंकि हमारे मुल्क में सरकारी तालीमी इदारों का फुकदान है, स्कूल्स नहीं है। बच्चे 2-2, 3-3 शिफ्ट में, एक मॉर्निंग शिफ्ट लगती है स्कूल की, इवनिंग शिफ्ट लगती है। जरिए आप देखें, ये स्टेट का फेलियर है क्योंकि स्टेट ने एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की क्वालिटी, तो द प्राइवेट स्कूल्स स्टेप्ड इन, वो स्पेस उन्होंने भर ली। और जब उन्होंने भर ली तो अब वो उनको अब एक उनको आदत पड़ गई है सब चीज करने की। ठीक है, तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है तो आप बिल्कुल है साल से वो अपनी मनमानी देखे। मेरी बात सुने, मैंने 30 साल जॉब की है प्राइवेट स्कूल्स में, आई नो हाउ दे वर्क, मुझे पता है। लेकिन देखें, बात यह कि जब स्टेट के ऑर्डर्स होते हैं, स्टेट को एग्जीक्यूट करना है, ऑर्डर्स ऑफ
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसके लिए आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट मैं इसी बात पे आ रही हूँ कि आपको प्रोविंसेस को इम्प्लीमेंट करवाना है, उसके लिए उनको नोटिसेस भेजें सब स्कूल्स को, और जो नहीं फॉलो करते फिर उनको कोई पेनल्टी उनके ऊपर इम्पोज तो पंजाब में आपकी हुकूमत है उस्मा साहिबा, आप लोग क्या कर रहे हैं? पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, आप लोगों ने क्या किया अब तक? जो मैंने पढ़ा है कि क्रैकडाउन किया है अभी, तो वो तो छुट्टियां हम कह रहे हैं कि भी 7 तारीख तक आपने छुट्टियां, वो नहीं करने को तैयार। अच्छा, वो 22 स्कूल्स पे क्रैकडाउन किया है, उनको जबरदस्ती बंद करवाया है। तो ये तो छुट्टियों पे भी मानने को तैयार। आप कह रहे हैं कि फीसें कम, क्रैकडाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होना आपका। केयरटेकर गवर्नमेंट में मुझे पता है सिस्टम जो सेक्रेटरी के अंडर, एजुकेशन के अंडर एडिशनल सेक्रेटरी डिफरेंट है, जो कॉलेज के हैं, प्राइवेट स्कूल के हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, दे कैन पास ऑल ऑर्डर्स, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, ओनली थिंग इज पॉलिटिकल विल एंड मेंटल रिजॉल्व। चलें ठीक है, आरिज़ अहमद साहब आपका भी मौक़िफ़ आ गया और उस्मा आपका भी मौक़िफ़ आ गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। लेकिन मेरा सवाल जूं का तो है कि जब तक मुल्क में सरकारी तालीमी इदारों की तामीर नहीं होगी, ये सरकारी तालीमी इदारों की इमारतें हमें नज़र नहीं आएंगी हर फेज़ में, हर इलाके में, हर ज़िले में, तब तक प्राइवेट स्कूल्स मालिकान जो हैं उनकी मनमानियाँ जारी रहेंगी। लेकिन कुछ उन्हें भी सोचना चाहिए, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस देते होंगे या शायद उसी स्कूल में पढ़ते होंगे, तो उन्हें पता होगा कि जो फ़ीस होती है उसका बोझ कितना होता है, और हमारा जो एक मुतवस्सित तबका है और जो नीचे हमारा मीडियोकर्स हैं वो बहुत परेशान होते हैं। 3-3, 2-2 माह की फीसेस वो फ्राहम नहीं कर सकते स्कूल्स वालों को। तो इसी के साथ ही प्रोग्राम से मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।